दोस्त मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं लास्ट 21 ईयर से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं जो है कि एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू सभी में मदद करेगा। अभी का बर्निंग टॉपिक आपका जो है हमास इजराइल युद्ध है। ये हमास इजराइल युद्ध, फ़लस्तीन इजराइल प्रॉब्लम या अरब इजराइल प्रॉब्लम, ये हमेशा से एक बर्निंग टॉपिक रहा है। इसके पीछे मेन कारण क्या है? तेल का खेल। मान लीजिए कि अफ्रीका में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्लोबल अटेंशन उतना नहीं जाता है, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम वेस्ट एशिया में होता है तो ग्लोबल अटेंशन बहुत ज़्यादा जाता है। इनके पीछे मेन कारण क्या है कि वेस्ट एशिया वर्ल्ड का एनर्जी पावर हाउस है, इसलिए इनका सिग्निफिकेंस है। और इस फेसेट से वेस्ट एशिया से, पर्टिकुलरली अरब इजराइल प्रॉब्लम से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का। चुनिए डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी को और करें अपनी आईएएस ईसीएस एंड एसएनसीएसई का सपना साकार। डाउनलोड दिया ना। देखिए कि अरब इजराइल डिस्प्यूट्स जो है, इससे आपको कितने फेसेट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला फेसेट होगा इंडिया से स्टैंड एंड स्टेक ऑन फ़लस्तीन इजराइल इशू। इंडिया का स्टैंड क्या है फ़लस्तीन इजराइल इशू पर, और इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। जब इंडिया का इंटरेस्ट कहेंगे तो इंडिया का इंटरेस्ट जो है अरबियन कंट्री के साथ में भी है, क्योंकि मोर देन 55% क्रूड ऑयल हम लोग अरबियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। लगभग 1 करोड़ इंडियन जो है कि डिफरेंट अरबियन कंट्रीज में रहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा स्रोत है। उनके बाद आप देखेंगे कि फॉरेन रिमिटेंस का भी ये एक बहुत बड़ा स्रोत है, और इजराइल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इजराइल से हम लोग डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। और इजराइल जो है कि हमें डिफरेंट फेजेज में, लाइक वार ऑफ 1962, 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, 99 का कारगिल वार, वहाँ पर भी जो है कि इजराइल हमें सपोर्ट किया है। तो इजराइल भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। और दूसरा सिग्निफिकेंस इजराइल की ये आ जाती है कि जैसे आप देखेंगे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री आज के डेट में चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम इजराइल की हेल्प से, वेस्टर्न कंट्रीज के हेल्प से अरबियन कंट्री पर एक प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों जगह इंडिया का स्टेक है, और स्टैंड भी इंडिया का दोनों जगह क्लियर नहीं है, और हम कभी क्लियर रहा भी नहीं था। वर्तमान काल में मोदी सरकार में ये स्टैंड जो है कि थोड़ा बहुत क्लियर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीहैफिनेशन पॉलिसी। डीहैफिनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि एक के कॉस्ट पर हम दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करेंगे। जैसे हमारा रिलेशन इजराइल और अरेबियन कंट्री से इंडिपेंडेंट रहेगा, हम इजराइल से भी रिलेशन मेंटेन करेंगे तो अरेबियन कंट्री से भी रिलेशन मेंटेन करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पीएम मोदी इजराइल गए पहला प्राइम मिनिस्टर के रूप में,
तो वरामल्ला भी गए, फिलिस्तीन भी गए। तो पीएम मोदी ये शो करना चाहते हैं कि हमारा फिलिस्तीन और इजराइल से रिलेशन जो है कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक के कॉस्ट पर इंडिया को दूसरे से दोस्ती मंजूर नहीं है, और हमारा दोनों के साथ रिलेशन रहेगा। एक फेसेट आपका ये रहेगा। दूसरा फेसेट में आपका रहेगा इंडिया इजराइल रिलेशन, जिसमें कि आपको इंडिया इजराइल ट्रेड, कॉमर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन में किस किस तरह के वेपन्स हम लोग इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा जॉइंट वेंचर क्या है इजराइल के साथ, इस एस्पेक्ट पर हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, स्टैंड ऑफ द अरबियन कंट्रीज ऑन इजराइल पैलेस्टीन इशू। अरबियन कंट्रीज में आप जो है कि OIC का स्टैंड देखेंगे, उनके बाद लेबनान का स्टैंड देखेंगे, जॉर्डन का स्टैंड देखेंगे, सीरिया का स्टैंड देखेंगे। ईरान जो है कि अपने प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल के खिलाफ अभी जंग छेड़े हुए है, उसमें आपको हमास, हुती, हिजबुल्ला तीनों पर जो है कि अटेंशन पे करना होगा, उनके बारे में भी आपको जानना होगा। उनके बाद जो डीहैफिनेशन पॉलिसी, जैसे मैंने बताया कि एक के कॉस्ट पर हम दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हमारा दोनों देशों के साथ संबंध इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह का संबंध जो है इंडिया कोशिश कर रहा है अमेरिका और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि अमेरिका का पॉलिसी ये होता है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, लेकिन इंडिया इस पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया रशिया और अमेरिका से इक्विडिस्टेंस मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, अपना इंडिपेंडेंट रिलेशन रखने का कोशिश कर रहा है। यही पॉलिसी इंडिया इजराइल और अरबियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी परसू कर रहा है। तो हमारा एक फेसिट्स जो है कि ये रहेगा डीहैफिनेशन पॉलिसी। नेक्स्ट रहेगा कॉजेज ऑफ अरब इजराइल वार। इसका मेन काउज क्या है? बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इजराइल एंड अरबियन कंट्रीज। तो इनके पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उनके बाद पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इजराइल पैलेस्टीन इशू, इनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? डिफरेंट राउंड का नेगोशिएशन हुआ, लाइक कैंप डेविड नेगोशिएशन, ओस्लो फर्स्ट 1993, ओस्लो सेकेंड, इब्राहिम एकॉर्ड। तो इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं। तो उस एग्रीमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस निकला, क्या रिजल्टेंट है, आउटपुट है, उनके बारे में भी हम लोग जो है कि डिटेल में जो है कि चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ ईरान सपोर्टेड प्रॉक्सी लाइक हमास, हिजबुल्ला एंड हुती। हमास, हिजबुल्ला और हुती किस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है और इजराइल का उस पर स्टैंड क्या है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टैंड ऑफ सुपर पावर्स ऑन द ऑनगोइंग इजराइल हमास वार। सुपर पावर अमेरिका का क्या स्टैंड है? आप जानते हैं कि रेड सी में, मेडिटेरियन सी में अमेरिका अपना सबमेरीन्स भेज चुका है। अमेरिका यमन पर अटैक कर चुका है, 100 मिसाइल उसके अगेंस्ट में फायर किया है। और लेटेस्ट में आप देखेंगे रशिया इनको लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के गया है। और रशिया इस तरह से अमेरिका के इन्फ्लुएंस को वेस्ट एशिया में कम करना चाहता है या समाप्त करना चाहता है। इस कारण से रशिया आप देखेंगे ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है। और ईरान जो है कि अपना डिफरेंट ड्रोन जो है रशिया को यूक्रेन वार में दे रहा है। रशिया आप देखेंगे सीरिया को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर अभी बशर अल असाद की गवर्नमेंट अस्तित्व में है तो इनके पीछे मेन कारण रशियन सपोर्ट है, अदरवाइज असाद गवर्नमेंट सीरिया से कब का हट गया रहता। तो हम लोग जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये उनके बाद जो है कि जब हमारा डिस्कशन फिनिश होगा उनके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे
कि इससे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में, जनरल स्टडी में और प्रीलिम्स और मेन में कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आया है और उनको कैसे टेकअप किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला तो आप सिंबल से ही देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है कि फाइटिंग चल रही है। और आप देखेंगे कि हम्मुराबी फिलॉसफी के तहत जो है कि क्या था, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान। तो ये फिलॉसफी जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अटैक किया, जिसका इसराइल डिस्प्रपोर्शनेट रिटालिएशन कर रहा है और जस्टिफाई क्या कर रहा है कि हमारे 1200 से ज़्यादा लोग जो है कि मारे गए हैं, तो हम गाजा स्ट्रिप को बर्बाद कर देंगे, वेस्ट बैंक को बर्बाद कर देंगे। एकमात्र सॉल्यूशन इसका यही है कि इजराइल की जीत। जब तक इजराइल जीत नहीं जाता तब तक जो है कि ये वार नहीं रुकेगी। और इजराइल के अगेंस्ट में हुती, हिजबुल्ला, हमास, ये सभी जो है कि आक्रमण कर रहा है। तो ये जंग रुकेगी कब, कैसे रुकेगी? अगर आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, नेल फॉर नेल, हैंड फॉर हैंड, ये फिलॉसफी अगर चलेगा, जो वेस्ट एशिया की फिलॉसफी थी, तो इससे जो है कि युद्ध नहीं रुक सकता। आई फॉर आई अगर हो जाए तो पूरा वर्ल्ड जो है कि ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये युद्ध रुकनी चाहिए। तो अभी ये युद्ध कैसे रुके? तो एक इंडियन फिलॉसफी भी है। अभी इंडियन फिलॉसफी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रहा है। हम पहले भी विश्व गुरु थे और विश्व गुरु के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, हमारी शक्ति बढ़ रही है। जिसका उदाहरण यही है कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वार हुई थी, वार चल रही है, जब स्टार्ट हुई थी ये वार, तो रशियन एयरफोर्स, यूक्रेन एयरफोर्स आमने सामने था। इंडियन स्टूडेंट को एक बस लेकर करके आ रही थी, तो पॉसिबिलिटी था कि उस बस पर जो है कि एयरफोर्स स्ट्राइक करता। तब तक एक स्टूडेंट ने इंडिया का फ्लैग जो है कि दिखा दिया। तो दोनों देशों का एयरफोर्स जो है कि रास्ता दे दिया। तो रशियन यूक्रेन समस्या का भी समाधान जो है कि इंडिया ही हो सकता है, इंडियन सॉल्यूशन होगा। ये आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ जो है कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जब व्लादिमीर पुतिन आए थे तो पीएम मोदी ने उनको कहा था कि वर्तमान एरा जो है वह युद्ध का नहीं है, डेमोक्रेसी का है, कोऑपरेशन का है, पीस का है। हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, युद्ध की समस्या का समाधान निकलना चाहिए। रशिया का भी स्टैंड यही है कि रशिया यूक्रेन समस्या का एकमात्र समाधान रशिया का यूक्रेन पर विजय है। और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, आप जानते हैं। उसी तरह इजराइल का कहना है कि हमास और इजराइल समस्या का समाधान यही है कि इजराइल का हमास पर कंप्लीट विजय हो, इजराइल का पैलेस्टीन और इजराइल का गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कंप्लीट कंट्रोल हो। यही इस समस्या का समाधान है। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि इस समस्या का समाधान वह नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने हम्मुराबी फिलॉसफी के बारे में बोला कि
आई फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ, हैंड फॉर हैंड, नेक फॉर नेक। तो उनका सॉल्यूशन जो है कि हमारे गांधी जी दिए थे, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो सॉल्यूशन क्या है? पीसफुल नॉन वायलेंस सॉल्यूशन है इनका। एक सॉल्यूशन तो पीसफुल नॉन वायलेंस है, जहाँ पर कि दोनों पार्टी को नेगोशिएशन टेबल पर बैठना ही होगा। अल्टीमेटली किसी भी वार का सॉल्यूशन जो है कि पीस ही होता है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो या संभावित थर्ड वर्ल्ड वार हो, अल्टीमेटली इनका सॉल्यूशन जो है कि पीस ही होता है। तो हम पहले ही क्यों नहीं पीस टेबल पर बैठ जाए? एक सॉल्यूशन तो ये है। अब जो हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट में आएंगे, हम लोग जो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाएंगे। ये वेस्ट एशिया जो है, लास्ट वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली जेरूसलम की हिस्ट्री लास्ट 4000 ईयर्स से। और जेरूसलम जो है कि आप देखेंगे तीनों सिविलाइजेशन का जो है कि केंद्र रहा है, उद्गम स्थल रहा है। हिब्रू, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, ये तीनों का जो है कि केंद्र है। और तीनों जो है कि ज्यू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, उस पर कंट्रोल करने के लिए हमेशा जो है कि स्ट्रगल किया है। हमेशा इनके बीच में जो है कि स्ट्रगल रहा है। और वर्तमान पीरियड में आप देखेंगे पर्टिकुलरली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये वेस्ट एशिया जो है कि सुपर पावर के पावर गेम का एक पार्ट हो गया है। आप देखेंगे कोल्ड वार पीरियड में इजराइल का समर्थक अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब का समर्थक जो है कि अमेरिका था। और इराक, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, ये सब का समर्थक जो है कि अमेरिका था। तो वेस्ट एशिया जो कि पावर स्ट्रगल का पॉइंट हो गया, उससे पहले आए हम लोग। तो वेस्ट एशिया जो था, वेस्ट एशिया आपको ऑटोमन एम्पायर का, फिलिस्तीन जो है कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है कि आप देखेंगे कि ये मैंडेट हो गया, लीग ऑफ नेशन के तहत जो है कि इनको मैंडेट सिस्टम दे दिया गया, मैंडेट के अंतर्गत रख दिया गया। मैंडेट का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े पावरफुल कंट्री को कोई एरिया दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इनको आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, एडुकेट करना है, शिक्षित करना है, उनके बाद जो उनको इंडिपेंडेंट करना है। तो ये इस तरह से पैलेस्टीन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन के तहत ब्रिटिश मैंडेट रहा हो गया। तो आप देखेंगे क्या कि इस दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, ब्रिटेन ने ड्यूअल पॉलिसी अपनाया। कहा कि वार के बाद जो पैलेस्टीनियन लैंड है वह अरबियन कंट्रीज को दे दिया जाएगा, अरबियन कंट्रीज को दे दिया जाएगा। और साथ साथ ब्रिटिश ने ज्यूस को भी इनवाइट किया कि आप आइए और यहाँ पर जो कि सेटल्ड कीजिए। ड्यूअल पॉलिसी था। इसी दौरान आप देखेंगे 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। बाल्फोर डिक्लेरेशन, बाल्फोर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे। बाल्फोर डिक्लेरेशन में ज्यूस को इनवाइट किया गया था कि आप आइए, पैलेस्टीन में सेटल्ड कीजिए। इस डिक्लेरेशन को ज्यूस ने ये माना कि हमारे लिए ये होमलैंड की पॉलिसी है, हमें होमलैंड जो है कि
दिया गया है, बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत उनको होमलैंड जो है कि दे दिया गया। ज्यू जो है कि यहाँ आकर करके सेटल्ड करना स्टार्ट कर दिए, ज्यू यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट कर दिए बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद। तो ज्यू ने इनको क्या कंसीडर किया, होमलैंड फॉर द ज्यूस। तो उनके बाद जो है कि ये स्ट्रगल और भी तेज हो गई। तो 1937 में आप देखेंगे कि पील कमीशन आया था, 1937 में पील कमीशन ने रिकमेंड किया कि पैलेस्टीन को डिवाइड कर दिया जाए और इनका कुछ पार्ट जो है कि इजराइल को दे दिया जाए और कुछ पार्ट जो है पैलेस्टीन बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट इजराइल बना दिया जाए और कुछ को इंटरनेशनल जोन में रखा जाए। अब देखिए कि जहाँ तक यहाँ पर पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन में इंडिया के स्टैंड देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि इंडिया में उस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में टू नेशन थ्योरी चल रहा था, हिंदू इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान। और उस टू नेशन थ्योरी के आधार पर इंडिया का अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री नहीं थे इस टू नेशन थ्योरी पर, गांधी जी भी एग्री नहीं थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र का आधार जो है कि धर्म नहीं हो सकता, रिलीजन कैनॉट बी बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ एनी स्टेट। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मानना था। लेकिन उनके बावजूद भी स्थिति ऐसी हो गई, आप लोग अगर मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो पता ही होगा, हजारों लोग जो है कि मारे गए, डिफरेंट पार्ट में कम्युनल राइट हुआ और अल्टीमेटली गांधी बाबा को भी एग्री होना पड़ा कि इंडिया का डिवीजन होना चाहिए। तो उसी दौरान आप देखेंगे 1947 में प्रपोजल लाया गया था कि धर्म के आधार पर इजराइल फॉर ज्यूज एंड पैलेस्टीन फॉर मुस्लिम्स, ये प्लान आया गया था, जिसका इंडिया ने विरोध किया था। लेकिन उनके बावजूद भी आप देखेंगे 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन आया था, रिजोल्यूशन नंबर 181। इनके क्लाउज 2 में पैलेस्टीन का 42% पार्ट अरब को दे दिया गया और 56% पार्ट जो है कि वह इजराइल के पास में रहा और 2% पार्ट जो था जेरूशलेम का, जेरूशलेम, बेथलहेम, ये सब पार्ट जो है कि इंटरनेशनल जोन इनको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास हुआ, इजराइल को तो ये रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड था, लेकिन पैलेस्टीन को ये रिजोल्यूशन जो है कि एक्सेप्टेड नहीं था, अरबियन कंट्री को ये रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं था। तो आप देख, ये रिजोल्यूशन बेल्फोर डिक्लेरेशन में आया था, ये एक्सेप्टेड नहीं था। यूएन पार्टीशन प्लान के तहत जैसे मैंने बताया कि 56% एरिया जो है, 56% एरिया इजराइल को दे दिया गया और 2% एरिया जो है कि आपको इंटरनेशनल कंट्रोल में रहा और 42% एरिया जो है वह अरब कंट्रीज को दिया गया। उनके बाद आप देखेंगे कि इसी दौरान जो है कि वार स्टार्ट हो गई, फर्स्ट अरब इजराइल वार 1948। फर्स्ट अरब इजराइल वार में एक तरफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, येमेन और सऊदी अरब था, ये सभी जगह इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन ये अरबियन कंट्री इजराइल को डिफीट करने में असफल रहा और लगभग 80% एरिया जो था
उस पर जो है कि इसराइल का कंट्रोल हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे ये पोर्शन जो है कि इस पर जो है कि इसराइल का कंट्रोल है, और ये पोर्शन जो है कि आपको अरबियन कंट्रीज के वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सब जो है कि अरबियन कंट्री के कंट्रोल में रहा। ठीक है, तो आप देखेंगे 80% पार्ट जो है इसराइल पैलेस्टीन का था, अब जो है कि वो क्या आ गया, इसराइल के कंट्रोल में आ गया, जबकि ओरिजिनली इनको 56% ही दिया गया था। लेकिन अब जो है कि इसराइल का टेरिटरी बढ़ करके पूरे पैलेस्टीन का लगभग 80% हो गया, और पैलेस्टीन धीरे धीरे सिमटते चले गया। ये रेड पोर्शन जो कि आप देख रहे हैं, ये पैलेस्टीन का पार्ट रह गया इस वार के बाद, और इसराइल का एरिया पार्टीशन प्लान से 50% जो है 50% पार्टीशन प्लान से 37% इसराइल का पार्ट जो है कि इंक्रीज कर गया, जो पहले 56% था, अब ये इंक्रीज 37% इंक्रीज हो गया, और अरबियन स्टेट का पार्ट जो है कि डिक्रीज हो गया, 50% जो है कि ये पार्ट डिक्रीज हो गया। उनके बाद आप देखेंगे कि फिर जो है कि इसराइल का पार्ट जो है कि इंक्रीज हो जाता है। 56 का वार हुआ, जो स्वेज क्राइसिस होता है। अब देखेंगे कि स्वेज क्राइसिस क्या है। देखिएगा कि इजिप्ट ने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज कर दिया तो इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या हुआ कि स्वेज कैनाल के थ्रू ही वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। अब स्वेज कैनाल के नेशनलाइजेशन के बाद ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है कि बहुत ही डिफिकल्ट था। वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रेड एंड कॉमर्स वेस्ट एशिया से कट ऑफ हो गया। इस कारण से आप देखेंगे क्या कि इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया, और इस मैटर को यूएनओ में भी लाया गया था। यूएनओ ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। इस यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन के तहत इस समस्या का समाधान हुआ था, और साथ साथ सोवियत संघ और अमेरिका ने वारिंग पार्टी को अपील किया, वार्निंग दिया कि इमीडिएटली स्टॉप द वार, युद्ध को तुरंत रोके, अदरवाइज द वारिंग पार्टी विल हैव टू फेस द डायर कॉन्सिक्वेंस। और आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन और फ्रांस एक सुपर पावर नहीं रहा, पावर का सेंटर शिफ्ट कर गया था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। तो 1956 का स्वेज क्राइसिस का कॉन्सिक्वेंस क्या था कि अगर ये नेशनलाइज हो जाएगा तो ये इजिप्ट का मोनोपोली हो जाएगा, और यूरोपियन कंट्री का ट्रेड जो है कि स्वेज कैनाल के थ्रू जो होता है वह कट ऑफ हो जाएगा। उनके बाद आप देखेंगे कि 1967 में 6 डेज का वार होता है। अब देखिए कि इजराइल का टेरिटरी जो है कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इजराइल जो है कि बढ़ते जा रहा है, इजराइल का टेरिटरी, और पैलेस्टीन जो है कि सिकुड़ते जा रहा है, पैलेस्टीन सिकुड़ रहा है, इजराइल की टेरिटरी बढ़ रहा है। 1967 के वार में आप देखेंगे कि इजराइल ने वेस्ट बैंक जो है कि जॉर्डन से ऑक्यूपाई कर लिया। पहले जो कि 1948 में वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में था, और 1967 में इजराइल ने उनको कैप्चर कर लिया, और अभी जो है कि वेस्ट बैंक पीएलओ के अधीन है। और उसी तरह आप देखेंगे कि 1967 के वार में इजराइल ने जॉर्डन से जेरूसलम भी जो है कि कैप्चर कर लिया था। उसी तरह आप देखेंगे सिनाई पेनिनसुला 1967 के वार में सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के कंट्रोल में था। इजराइल ने जो है कि इनको कैप्चर कर लिया 1956 में, और 57 तक सिनाई पेनिनसुला जो है वह इजराइल के कंट्रोल में था। लेकिन अभी जो है आप देखेंगे सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के कंट्रोल में था। गाजा भी आप देखेंगे पहले इजिप्ट के कंट्रोल में था 1948 में। इजराइल ने 1967 में
इनको ऑक्यूपाई किया, इनको कैप्चर किया इजिप्ट से, और अभी जो है कि वहाँ पर हमास का रूल है। और गोलन हाइट देखेंगे, पहले गोलन हाइट सीरिया के कंट्रोल में था। 1967 के वार में आप देखेंगे 2/3 पार्ट ऑफ गोलन हाइट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गोलन हाइट अभी देखेंगे इजराइल के कंट्रोल में है, और 1/3 पार्ट ऑफ गोलन हाइट जो है कि आप देखेंगे कि सीरिया के कंट्रोल में है। तो इस तरह 1967 के वार में इजराइल का टेरिटरी और भी ज़्यादा बढ़ गया 1967 के बाद। तो उनके बाद आप देखेंगे 4th अरब इजराइल युद्ध होता है। 4th अरब इजराइल युद्ध होता है, जिसमें 1973 में इसे योम किफुर वार भी कहा जाता है। इसमें इजिप्ट सीरिया दोनों ने इजराइल पर अटैक किया, और इजिप्ट और सीरिया को इस दौरान जो है कि सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। तो ये वार जो है कि अनडिसाइसिव रहा, ये कहिए कि विन विन सिचुएशन रहा, कोई भी डिसाइसिवली एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पाया। तो उनके बाद देखेंगे कि अरबियन कंट्री ने ये रियलाइज किया, कि इजराइल को युद्ध से पराजित नहीं किया जा सकता। तो फिर जो कि शांति समझौता जो कि प्रारंभ हुई, तो उसमें आप देखेंगे शांति समझौता प्रारंभ होता है, पीस टॉक जो है कि प्रारंभ होती है। तो इसे सिनाई एग्रीमेंट, जैसे कि 1975 में सिनाई एग्रीमेंट होता है, और 19 सिनाई एग्रीमेंट होता है, और 1978 में जो है कि आप देखेंगे 1978 में कैंप डेविड एग्रीमेंट होता है, जिसे अमेरिकन शटल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है कि दोनों के बीच में कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, और जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम इजिप्ट ने 1979 में इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो इस तरह से इजराइल का रिकॉग्निशन जो है कि धीरे धीरे जो है कि बढ़ते गया, लेकिन अभी भी अधिकांश इस्लामिक देश जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि इंडिपेंडेंट इजराइल है। वहाँ पर जो है कि उनका एम्बेसी भी स्थापित नहीं है। सबसे पहले इजराइल को इजिप्ट ने कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद 1979 में रिकॉग्नाइज किया। उनके बाद आप देखेंगे ओस्लो एग्रीमेंट 1993 के बाद 94 में जॉर्डन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, और 2020 में इब्राहिम एग्रीमेंट होता है, इब्राहिम पैक्ट है, उसके द्वारा आप देखेंगे यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। उनके बाद आप देखेंगे कि 1982 में आप इजराइल ने लेबनान पर, बेरूत पर आक्रमण किया। लेबनान की राजधानी जो है उसमें क्यों आक्रमण किया उस पर, कि वहाँ पर पीएलओ यासिर अराफात जिनके उस समय अध्यक्ष थे, पीएलओ इजराइल के अगेंस्ट मिलिटेंट एक्टिविटी करता था। तो रिटालिएशन में इजराइल ने बेरूत पर आक्रमण किया, बेरूत को सीज किया, और जब पीएलओ सर कहिए कि लगभग सरेंडर कर दिया, इजराइल पर आक्रमण रुक गई, तो उनके बाद जो कि इजराइल ने लेबनान को छोड़ दिया था। तो इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है कि आपको पीस ऑफ गैली हुआ था, पीस ऑफ गैली हुआ था 1982 में। उनके बाद की सीनेरियो जो है कि आप देखेंगे कि चेंज हो गया है। अब जो है कि फर्स्ट इंतिफादा 1987 टू 1993। तो इंतिफादा मतलब क्या होता है